शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं RWA ट्यूशन क्लासेस पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। फिर हम आगे की बातें शुरू करते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। बलदीप कुमार गुड मॉर्निंग, रूही राधे राधे, अंशिका यादव हेलो सर गुड मॉर्निंग, उत्कर्ष रावत हेलो, रूवी गुड मॉर्निंग, पलक, गौरव, मोना, रागिनी राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। चलिए ठीक है, और क्लास की स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं, कोई भी क्लास के बीच में कमेंट के लिए कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। कमेंट के लिए कमेंट नहीं करेगा कि कमेंट पढ़ लो कमेंट देख लो, ठीक। सिर्फ क्लास डिस्कस करनी है। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम अपना 7th लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, हमारे बेसिक कंसेप्ट्स का, हमारी मूल अवधारणाओं का 7वां लेक्चर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले कल वाले लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, और फिर हम आज की बातें शुरू करते हैं। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको मूल अवधारणा शुरू करा दी थी। क्या करा दी थी? कल वाले लेक्चर में मैंने आपको मूल अवधारणा शुरू करा दी थी। मूल के बारे में किसने बताया था? एवोगैड्रो ने बताया था। लेकिन एवोगैड्रो इसके बारे में पूरी तरह से नहीं बता पाए थे। फिर इसके बारे में सही तरीके से एवोगैड्रो के जो फॉलोअर्स थे, एवोगैड्रो के जो शिष्य थे, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया और दुनिया को समझाया कि मोल होता क्या है। अब हमें मोल की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो मैंने आपको बताया था कि जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जब, अरे भाई अनुराग भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस तसल्ली करो। तो मैंने आपको बताया था, कल वाली क्लास रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। हाँ, ये बातें मुझे पता चल चुकी हैं और टेक्निकल टीम को बता दिया गया है, कल वाली क्लास आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब हमें मोल की जरूरत क्यों पड़ी? निशांत सागर जी जय भीम। अब क्लास पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मोल की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो मैंने आपको बताया कि जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो हमारे अलग अलग फेज में, अलग अलग अवस्थाओं में हमारे पदार्थ पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। कोई गैस अवस्था में है, कोई द्रव अवस्था में, कोई ठोस अवस्था में है, हमने लिए किसी अवस्था में था, बना किसी अवस्था में। तो अब हम इन सबको आपस में रिलेट कैसे करेंगे, इन सबको हम आपस में संबंधित कैसे करेंगे कि हमने लिया तो ग्राम में था, मिल हमको लीटर में रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि यहां पर हमारे जो नियम है रासायनिक संयोग के, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब मान के चलो यहां पर आपने पदार्थ ग्राम में लिया था, यहां आपको पदार्थ लीटर में, ml में मिल रहा है। तो फिर आप कैसे बताओगे कि कितना लिया था और कितना बना? कैसे हमारा रासायनिक संयोग का नियम यहां पर काम कर रहा है? तो इसके लिए हमें एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता पड़ी जिसमें हम सभी को माप सकें, जिसमें हम लिक्विड को माप सकें, जिसमें हम सॉलिड को माप सकें, जिसमें हम गैस को माप सकें, जिसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या को भी माप सकें। तो एक ऐसी इकाई जिससे हम सभी प्रकार की अवस्थाओं को माप सकते हैं, उसे हमने मोल कहा। क्या कहा? उसे हमने मोल कहा। तो मोल क्या है? मोल वास्तव में एक मात्रक होता है। क्या होता है? मोल वास्तव में एक मात्रक होता है, ठीक है। अब मोल को मैंने कैसे बताया आप लोगों को? मोल किस किस को माप सकता है? एक मोल का मतलब, अगर आप परमाणु ले रहे हैं तो ग्राम परमाणविक भार के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ग्राम परमाणविक भार के बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। अगर आप अणु ले रहे हैं तो ग्राम अणु भार के बराबर होगा। अगर आप भार ले रहे हैं, अगर आपको कोई भार दे दिया जाए, किसका? परमाणु का भार दे दिया जाए कि हाइड्रोजन परमाणु का इतना भार हमने लिया है, बताओ इसमें कितने मोल होंगे। तो भार अगर लिया गया है तो दिया गया भार बटे परमाणु भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिया गया भार बटे परमाणु भार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अणु अवस्था का भार दे दिया गया है तो दिया गया भार बटे अणु भार कर दो, तो आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। ये बातें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आपसे कहा गया कि अगर आयतन दे दिया गया, क्या दे दिया गया? आयतन। आपसे कह दिया गया कि 100 लीटर गैस है, बताओ कितने मोल होंगे। तो एक मोल में 22.4 लीटर बनते हैं। कितने बनते हैं? 22.4 लीटर बनते हैं। तो अगर आपको 100 लीटर में मोल चाहिए तो 100 को 22.4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा कि इतने मोल आपके पास हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कणों की संख्या पूछ ली जाए कि भाई कितने कण होंगे एक मोल में, तो एवोगैड्रो ने बताया था, हालांकि एवोगैड्रो ने नहीं बताया लेकिन सम्मान में हम उन्हीं को नाम लेते हैं, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने बताया था कि एक मोल में हमारे जो कण होते हैं वो 6.022 गुणा 10 की घात 23 होते हैं, और इसी संख्या को कहा जाता है Na, एवोगैड्रो नंबर, आवोगाद्रो संख्या। क्या कहा जाता है?
आवोगाद्रो संख्या। चलिए यहां तक हमारी बात हुई थी। उसके बाद फिर मैंने आपको समझाना शुरू किया, जैसे हाइड्रोजन एटम के 1 मोल का भार ग्राम एटॉमिक मास। क्या? ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। क्लियर? हाइड्रोजन ये क्या है? अब अणु है, तो इसके 1 मोल का क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर हो जाएगा। इसका एटॉमिक क्योंकि ये एटम है, और इसका मॉलिक्यूलर क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। ठीक, बस निकाल दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आगे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के 1 मोल का भार, तो ऑक्सीजन क्या है? एटम या मॉलिक्यूल? तो एटम है, तो क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक कितना? 16 ग्राम। क्या हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन अणु अवस्था में, ऑक्सीजन अणु अवस्था में तो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम अणु भार। क्या हो जाएगा? ग्राम अणु भार। ठीक है। रोहित सर क्वेश्चन करते हैं कंफ्यूजन हो जाता है, थ्योरी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। मोल कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चन करने पर समझ में आता है। थ्योरी में तो समझ में आता ही है, क्योंकि थ्योरी तो हमारा बेसिक है ही है। थ्योरी के बाद जब हम क्वेश्चंस करते हैं तब जाकर हमें मोल क्लियर होता है। और मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है हमारा, एक ऐसा अध्याय है जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, अथाह अनंत नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और थ्योरी से सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो O2 के 1 मोल का भार कितना? ग्राम मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर क्यों कहा हमने? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये अणु है। क्लियर? कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया H2O के 1 मोल का भार। H2O क्या है? अणु या परमाणु? तो अणु है, तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक। CO2 के 1 मोल का, CO2 क्या है? मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। ये कैलकुलेट हमने किया था, ये कैलकुलेट हमने किया था। कैसे कैलकुलेट किया था? कार्बन का रखो, 2 ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन का रख दो। कार्बन का 12, 1 ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 और 12 44। 16 दूनी 32 और 12 44। कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। आपसे कहा जाए ग्लूकोज के 1 मोल का भार, तो ग्राम मॉलिक्यूलर ही तो होगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। ये भी हमने कैलकुलेट किया था और अभी आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में हम कैलकुलेट करेंगे इसे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, 20 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे? क्वेश्चन आपको दिया गया है। अंशिका गुर्जर जी राम राम। चलो 20 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे? कितने? 20 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे? हाइड्रोजन क्या दिया आपको? ये एटॉमिक या मॉलिक्यूलर? एटॉमिक स्टेट दी है, परमाणविक अवस्था दी है। तो दिया गया भार, दिया गया भार बटे क्या करोगे? अणु भार या परमाणु भार? तो आप करोगे परमाणु भार। क्या कर दोगे? परमाणु भार कर दोगे। तो दिया गया भार 20 और परमाणु भार 1, तो कितने मिल जाएंगे? आपको मिल गए यहां पर 20 मोल। कितने मिल गए? 20 मोल मिल गए। क्या मिल गए? 20 मोल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 100 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे? क्या? आसिफ खान जी मेरा कमेंट पढ़ो प्लीज सर, बहुत जरूरी बात है। बताइए क्या जरूरी बात है भाई? RW टीम को बहुत धन्यवाद, कैसे टीचर मिले हम लोगों को। ठीक है चलो, गौरी वाजपेयी जी आपके इस प्रश्न का नीट एग्जाम से और हमारे कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहां के क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, तो 100 ग्राम H2O में मोलों की संख्या कितनी होगी? अब एक बात बताओ, ये H2O क्या है? अणु या परमाणु? तो ये अणु है। क्लियर? तो क्या लिखोगे आप? दिया गया भार बटे अणु भार या परमाणु भार? अणु भार। क्या लिखोगे? अणु भार लिखोगे। क्या लिखोगे? अणु भार लिखोगे। तो दिया गया भार कितना है? 100 ग्राम। अणु भार कितना होता है H2O का? जल का अणु भार होता है 18। कैसे होता है 18? हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो दोनों को अगर आपने जोड़ा तो आपको मिल जाएगा 18 ग्राम। क्या मिल जाएगा? 18 ग्राम मिल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो, तो दिया गया भार बटे अणु भार, दिया गया भार 100, अणु भार 18, कैंसल आउट किया तो आपको कितने मिल गए? 5.5 मोल आपको मिल गए। 5.5 मोल आपको मिल गए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 100 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए।
100 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या। रूही सर टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं पर्सनल के, सबको ब्लॉक कर दीजिए। ये बात मैंने कल भी आप बच्चों को समझाई थी कि कहीं भी अगर टेलीग्राम ग्रुप में कोई पर्सनल मैसेजेस कर रहा है तो आप डायरेक्ट ब्लॉक कीजिए, ठीक है। और जितने भी मेरी क्लास में लड़के हैं, जितने भी मेरी क्लास में मेल कैंडिडेट हैं, सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के स्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के स्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई हरकत ना कीजिए कि आपको, ठीक है, बाद में परेशानी हो। क्योंकि जितने भी बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, गर्ल्स बॉयज़, सब आपस में भाई बहन की तरह रहो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी आप अपनी जिम्मेदारी खुद समझते हैं, आप अपने पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, तो केवल पढ़ाई पे ध्यान रखो, अपने ब्रेन को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत करो, ठीक है, कि इसे मैसेज कर दें, उसे मैसेज कर दें, ठीक है। ये चीज़ें आपको केवल बर्बादी की ओर ले जा सकती हैं, आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ा सकती हैं, आपका पढ़ाई से मन हटा सकती हैं, जो कि आपके लिए बहुत बहुत बुरा होगा, ठीक है। चलो, काजल यादव जी, मेरा पूरा नाम राम शर्मा है, ठीक है, मेरा पूरा नाम राम शर्मा है। आपको यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगा, जो हमारी क्लासेस में इंट्रोडक्शन क्लासेस मेरी हैं, वहाँ आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। ये बात मैं वापस बोल रहा हूँ सब बच्चों को, कोई भी एक दूसरे को पर्सनल मैसेज नहीं करेगा। और एक बात याद रखना, अगर किसी के इस तरह के पर्सनल मैसेजेस की शिकायत अथॉरिटीज़ को मिलती है, मैनेजमेंट को मिलती है हमारे यहाँ पर, तो फिर बिना किसी नोटिस के आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जा सकता है, आपकी क्लास बंद की जा सकती है, और उसके लिए आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, कि हमने क्लास ली थी, हमने कोर्स लिया था, हमें ब्लॉक कर दिया गया। फिर ऐसे बच्चों के साथ इसी तरह के स्ट्रिक्ट बिहेवियर होते हैं, समझ गए आप लोग। केवल जिम्मेदारी से पढ़ने वाले सीरियस बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूं, गर्ल्स और बॉयज, मैं सब लोगों से कह रहा हूं, मैं सब लोगों से कह रहा हूं। मैंने सब लोगों से कहा कोई भी किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करेगा। मैंने आपको शब्द समझिए, कोई भी किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करेगा। कोई भी में कोई भी हो सकता है, ठीक है, आइदर एनी गर्ल्स, आइदर एनी बॉयज, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जिम्मेदारी समझो अपनी, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने अगर आपके लिए पैसे खर्च किए हैं, क्योंकि ये जो आप कोर्स ले रखा है आपने, आप जो पढ़ रहे हैं, ये आपने अपने पैसों से नहीं लिया होगा, ये आपने अपने आप नहीं कमाया होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर जाके मजदूरी करके आए होंगे तो आपने कमा के कोर्स खरीदा कि चलो पढ़ेंगे। आपके पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं इसके लिए, और आपके पेरेंट्स इस बात के लिए खर्च कर रहे हैं कि आप मेहनत से पढ़ो, अपनी जिंदगी बनाओ और उनका नाम रोशन करो। उनकी जिंदगी तो ना बना सकते तुम, ये बात तो ध्यान रखना। उनका तो केवल नाम रोशन हो सकता है कि हाँ फलाने के बच्चे डॉक्टर हैं, ठीक है, उस बड़ा मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ एम्स में है, ये है वो, ये हो सकता है बस, ठीक है। बाकी अगर आप ये सोचो कि वो अपने लिए आपसे मेहनत करवा रहे हैं कि भाई उन्हें बुढ़ापे में आप लग्जरी गाड़ियों में घुमाओगे, है ना, तो ऐसा नहीं, उन्हें इस बात की ना कोई उम्मीद है ना कोई चाहत है, ठीक है। तो जिंदगी तुम्हारी बननी है तो जिम्मेदारी तुम्हें रखनी है, ठीक है। मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, तो समझो अब यहां पर आपका क्लास में। तो 100 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या बतानी है। अब एक बात बताइए, CO2 क्या है, अणु या परमाणु? तो CO2 है अणु। अणु है तो दिया गया भार बटे अणु भार, दिया गया भार है 100 और अणु भार है 44। CO2 का अणु भार क्या है, 44 होता है। आप चाहो तो इसे काउंट कैलकुलेट कर सकते हो। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 1 का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कैलकुलेट किया तो 44 आ गया हमारा। 44 से डिवाइड करोगे तो कितने मोल मिल गए आपको, 2.2 मोल मिल गए। कितने मिल गए, 2.2 मोल मिल गए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने आपको बताया किसी एक कंटेनर में, कंटेनर का मतलब कोई भी एक पात्र हो सकता है। कंटेनर क्या होता है, पात्र होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में हम पात्र इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री लैब में हम पात्र इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्राम के बदले किलोग्राम दिया हो तो देखो, पहली बात तो किलोग्राम दिया ही नहीं जाएगा, किलोग्राम में हम कैलकुलेशन करते ही नहीं। यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री की कैलकुलेशन किलोग्राम में नहीं होती है, ठीक है। मोल की कैलकुलेशन किलोग्राम में होती ही नहीं है। सर आज तक के सबसे अच्छे टीचर हैं आप, धन्यवाद पीयूष जी। सुनो, केमिस्ट्री की कैलकुलेशन किलोग्राम में होती नहीं है, केमिस्ट्री की कैलकुलेशन होती है ग्राम में, तो किलोग्राम तो दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि किलोग्राम दिया जाएगा, किलोग्राम दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। स्वरा यादव जी धन्यवाद, मैं ज़रूरी बातें आपको हमेशा समझाता रहूँगा, ठीक। चलो, तो अब आपको दिया गया है एक कंटेनर में 100 लीटर गैस है, कोई कितनी है, 100 लीटर गैस है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है, और गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। बताओ इसमें मोल कितने होंगे।
बताओ इसमें मोल कितने होंगे, मोलों की संख्या बताओ इसमें। तो मोल क्या होंगे, अब आपको गैस दी गई है, आयतन दिया गया, तो मैंने आपको बताया था कि 22.4 लीटर गैस एक मोल बनाती है। कितनी? 22.4 लीटर गैस एक मोल बनाती है। ठीक है, तो दिया गया आयतन, जो भी आपको आयतन दिया गया उसे डिवाइड कर दो, भाग लगा दो किससे? 22.4 लीटर से, तो आपकी जो संख्या मिलेगी वो मोल की संख्या मिल जाएगी। तो दिया गया आयतन 100 लीटर, 22.4 से आपने डिवाइड किया तो कितने मोल मिल गए आपको? आपको मिल गए 4.4 मोल। और यहां से सिद्ध होता था हमारा गेलुसेक का नियम। मैंने आपको कल भी बताया था कि यहां से आपको सिद्ध होता है गेलुसेक का नियम, जो गेलुसेक ने कहा था कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, एसटीपी आप जिसे कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, हमारी प्रत्येक गैस के समान आयतन में मोलों की संख्या भी समान होती है। समान आयतन में। दिलशाद हुसैन, CO2 यौगिक के अणु है, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये कंफ्यूजन कई बच्चों को है, डाउट ग्रुप में भी इसका मैसेज आया था कि ये अणु है या यौगिक है, इसके बारे में मैं भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो। तो 22.4 लीटर से आपने डिवाइड किया और गेलुसेक ने यही बताया था कि समान टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी पर प्रत्येक गैस के समान आयतन में मोलों की संख्या समान होगी। क्या होगी? मोलों की संख्या समान होगी। ठीक, जैसे 100 लीटर O2 में मोलों की संख्या बताओ, कितने में? 100 लीटर ऑक्सीजन में मोलों की संख्या बताओ। तो 100 लीटर ये क्या है? आयतन है। क्या है? आयतन है। क्लियर है? और अगर आप इसे भाग लगाओगे 22.4 से तो कितना आएगा? 4.4 मोल आएंगे। अभी हमने नाइट्रोजन में निकाले थे 100 लीटर में, कितने आए थे? अच्छा, क्लास मम्मी भी देख रही हैं, धन्यवाद। मम्मी जी को मेरा नमस्कार कहिएगा, चरणों में प्रणाम कहिएगा मम्मी जी को। तो 100 लीटर ऑक्सीजन में मोलों की संख्या कितनी आ रही है? 4.4 आ रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले किस में निकाली थी? नाइट्रोजन में। किस में निकाली थी? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में कितनी आई थी? नाइट्रोजन में भी इतनी आई थी। अब अगर मैं कह दूं कि हाइड्रोजन में कितनी होगी, मैं कह दूं हीलियम में कितनी होगी, मैं कह दूं आपसे जिनॉन में कितनी होगी, मैं आपसे दुनिया की कोई भी गैस कह दूं, मैं आपसे दुनिया की कोई भी गैस कह दूं, मैं कह दूं कोई भी फला फला गैस 100 लीटर आपको दी गई है, कोई भी फलानी फलानी गैस आपको 100 लीटर दी गई है, बताओ इसमें मोल कितने होंगे? तो यहां पर गैस का नाम का कोई मतलब नहीं है। दिया गया आयतन आपने भाग लगा दिया 22.4 से, आपको मिल जाएगा 4.4 मोल। क्या मिल जाएगा? 4.4 मोल मिल जाएगा। और यही स्टैंडर्ड है, यही स्टैंडर्ड है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आप आंख बंद करके भी बता सकते हो दुनिया की कोई भी गैस, दुनिया की कोई भी गैस। चलो, ये आपको रट गया होगा, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि 100 लीटर CO2 आपको दे दी गई, कितनी हो जाएगी? 4.4। 100 लीटर हीलियम दे दी गई, कितनी हो जाएगी? 4.4। और यही स्टेटमेंट कल मैंने आखिरी लास्ट में लिखा था कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक गैसों के यदि आयतन समान है तो उनमें मोलों की संख्या भी समान होगी, उनमें मोलों की संख्या भी समान होगी। सर आप माइक नोज से नीचे कर लीजिए, सांस लेते हैं तो। अच्छा, ठीक, चलिए, धन्यवाद इस एडवाइस के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शायद आपको ठीक है। देखो, कल वाली क्लास के लिए मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस हैं कल वाली क्लास के लिए। थोड़ा सा बाहर का जो मौसम है वो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था कल से, तो कहीं टेक्निकल इश्यू हुआ है। आप जानते हैं कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, तो कहीं टेक्निकल इश्यू हुआ है, कुछ इंटरनेट में डिस्टरबेंस हुआ होगा जिस समय पर क्लास हमारी चल रही थी। तो शायद है कि वो क्लास कहीं ना कहीं अभी जो है अपलोडिंग स्टेट में है, अभी प्रॉपर अपलोड नहीं हो पाई है। ठीक है, तो अपलोड हो जाएगी, सारी टेक्निकल टीम उसमें लगी हुई है। हमारी जिम्मेदारी है कि आपके पास क्लास पहुंचे। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीजें होती हैं। अब आप जानते हैं टेक्निकल चीजों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है कभी कभी। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, क्लास सबके, अरे अब क्या हो गया, क्लास दूर, माइक दूर पहुंच गया। हाँ बिल्कुल डॉक्टर अंशु यादव जी, क्लास सबको मिल जाएगी। अब माइक दूर पहुंच गया। इतनी अच्छी राइटिंग समझ में ना आ रही भाई, इतनी अच्छी राइटिंग, मैं भी सामने देख रहा हूं स्क्रीन पे, बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। चलो कोशिश करो, समझ में आ जाएगी। और मैं जो शब्द बोलता हूं शब्दों के साथ में समझने की कोशिश करो।
4.4 कैसे आए समझ नहीं आया। एक क्वेश्चन देता हूं फिर बताना मुझे, एक क्वेश्चन देता हूं फिर बताना मुझे, ठीक है। तो मोलों की संख्या समान होगी। फिर मैंने आपको बताया कि एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हम जो मोलों की संख्या यहां पर गैस में देखते हैं वो देखते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी पर। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था कि बताइए एसटीपी पर टेम्परेचर और प्रेशर का मान क्या होगा। ये मेरा होमवर्क था कल आपके लिए। तो फटाफट से बताइएगा क्या होता है। सर अगर 100 से ज्यादा हो तो कम, ज्यादा है कम हो तो समझ, तो क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों, 100 से ज्यादा होगा तो उसके अलग आएगा, ठीक है। बताओ, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था होमवर्क में, फटाफट बताइए क्या है इसका आंसर। टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, फटाफट से। एसटीपी पर टेम्परेचर और प्रेशर का मान क्या है। मैं भी एक क्वेश्चन देता हूं ज्योति, फिर बताना। क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आपको अपने आप ही आंसर पता चलेगा। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया, उत्तर आप लोगों ने दिया है और मैं यहां लिख देता हूं। टेम्परेचर का मान होता है 273 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में कितना होता है, 273 केल्विन। और प्रेशर का मान होता है एक बार, कितना होता है, एक बार या 1 एटीएम। कितना होता है, 1 एटीएम। याद रखना ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब। बहुत बढ़िया। चलो अब एक क्वेश्चन करो, फिर मैं आज की क्लास आपकी कंटिन्यू कराता हूं। क्वेश्चन है, बताइए, आपसे कहा गया है 500 लीटर, कितना, 500 लीटर गैस दी गई है आपको, मीथेन। क्या दी गई है, मीथेन। मीथेन तो जानते हैं आप, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला, CH4। 500 लीटर मीथेन में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 500 लीटर मीथेन में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए क्वेश्चन फटाफट से, बताइए। क्या पूछ रही हैं आप राजपूत गर्ल, क्या क्वेश्चन है आपका। कितने होंगे 500 लीटर मीथेन में मोलों की संख्या। बाईस पॉइंट 2.2। बड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो, मोल, मोल या मोलों की संख्या बराबर क्या होता है। अगर आपको आयतन दिया गया है तो दिया गया आयतन, क्या दिया गया आयतन, दिया गया आयतन बटे 22.4। क्या, दिया गया आयतन बटे 22.4। दिया गया आयतन कितना है, 500 लीटर। कितना है दिया गया आयतन, 500, डिवाइड बाई क्या, 22.4। क्या, डिवाइड बाई 22.4। क्लियर। आप 500 को 22.4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, कितना आएगा,
कितना आएगा? 22.32, 27, 2.2। गणित नहीं आता आपको? फिजिक्स में तो बहुत गणित की जरूरत पड़ेगी। आप यहां पर गणित नहीं कर पा रहे हो तो क्या कर पाओगे? सही सही बताओ। चलो मैं ट्रिक बता देता हूं इसकी। जब आप 100 को 22.4 से, किसको? 100 को 22.4 से डिवाइड करते थे तो आंसर आता था 4.4। कितना आता था? 4.4। तो यहां पर जो उत्तर आएगा ये 4.4 गुणा 5 आएगा। कितना आएगा? 4.4 गुणा 5 आएगा। अब 4.4 गुणा 5 कर दो, 4.4 गुणा 5 कर दो, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 कितना? 22। कितने हो जाएंगे? 22 मोल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 22 मोल। कितने हो जाएंगे? 22 मोल। 22.2, हाँ 22.2। 5 चौक 20, 0, 5 चौक 20 और 2, 22 होने चाहिए ना? ये 22 होने चाहिए ना? है गड़बड़ करवा रहे हो? ठीक है, कितने आ जाएंगे? 22 मोल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 22 मोल आ जाएंगे। कहने का मतलब जैसे जैसे तुम गैस का वॉल्यूम बढ़ाओगे मोलों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, मोलों की संख्या बढ़ती चलेगी। अब अगर यही क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, अभी तुम्हें मीथेन दिया था, अभी तुम्हें मीथेन दिया था, यहां से मैंने मीथेन हटा दी। क्या कर दिया? मीथेन हटा दी। ध्यान से सुनना, यहां से मैंने मीथेन हटा दी। अब अगर मीथेन हटा दी जाए, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये मत मुझसे पूछो कि 5 कैसे आया, ये कैसे आया। गणित आपके सामने लिखा हुआ है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर मैंने यहां से मीथेन हटा दी, मीथेन हटाकर मैंने यहां पर लिख दी अमोनिया, मीथेन हटाकर मैंने यहां पर क्या लिख दी? अमोनिया। ध्यान से देखना, क्या लिख दी? अमोनिया। NH3 होती है ना अमोनिया। मीथेन हटा दी, अमोनिया लिख दिया। अब बताओ उत्तर क्या आएगा? अब बताओ उत्तर क्या आएगा? मीथेन हटाकर अमोनिया लिख दी, मीथेन हटाकर अमोनिया लिख दी, तो उत्तर क्या आएगा? मीथेन हटाकर अमोनिया लिख दी तो उत्तर क्या आएगा? क्या उत्तर बदलेगा? नहीं, तो भी उत्तर यही रहेगा, क्योंकि न तो हमने पहले मीथेन का कुछ इस्तेमाल किया था कैलकुलेशन में, और ना अब हम अमोनिया का कुछ इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल किया तो क्या किया? आयतन। क्या इस्तेमाल किया? आयतन। और ये 22.4 तो हमारे पास पहले से ही था, ये 22.4 तो हमारे पास पहले से ही था। तो क्या गैस बदलने पर उस आयतन में मोलों की संख्या बदली? नहीं बदली। यही तो मैं तुम्हें कल से समझा रहा हूं, यही तो मैं तुम्हें कल से समझा रहा हूं कि दुनिया की किसी भी गैस के समान आयतन में मोलों की संख्या समान होगी। दुनिया के किसी भी गैस में समान आयतन में मोलों की संख्या समान होगी। अब इस बात को दिमाग में रट लेना, अब दोबारा मत पूछना। ये मैं कल से समझा रहा हूं आपको कि आप किसी भी गैस को ले लीजिए, कोई गैस कोई भी हो, गैस बदल दीजिए, उसमें अगर आयतन समान है तो मोलों की संख्या नहीं बदलेगी, मोलों की संख्या भी वही रहेगी। चलिए खत्म करता हूं मैं इस टॉपिक को। अब नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि CO2 ये अणु है या यौगिक है? ये अणु है या यौगिक है? ये अणु है या यौगिक है? बहुत ध्यान से सुनना, ये अणु है या यौगिक है? तो CO2 अणु भी है और यौगिक भी है। अंशिका यादव, डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है, गैसेस की डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आयतन अगर आपने समान कर दिया है तो डेंसिटी भी इक्वल हो जाती है उस आयतन में, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स तेजी के साथ भागते हैं, दौड़ते हैं तेजी के साथ। ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल तेजी के साथ दौड़ते हैं, जिसे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं। गैसों का अणुगत सिद्धांत, तेजी के साथ जाते हैं, कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं और लगभग एक जैसा ही वह डेंसिटी बना देते हैं सब जगह। CO2 अणु है या यौगिक? तो ये CO2 अणु भी है और ये CO2 यौगिक भी है। ये CO2 अणु भी है और ये CO2 यौगिक भी है। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं, जैसे
कि हाइड्रोजन ये अणु है या यौगिक है, ये अणु है या यौगिक है। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन अणु है या यौगिक है। तो हाइड्रोजन जो है ये अणु तो है, लेकिन हाइड्रोजन यौगिक नहीं है, हाइड्रोजन यौगिक नहीं है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा साक्षी पटेल पांडे जी, मैं आपसे शुरू में ही मैंने आपसे कह दिया था कि कमेंट्स अगर मेरे सामने आ जाते हैं पढ़ाते समय, मैं देख रहा हूं सामने तो मुझे पता चल जाता है, नहीं पता चलता है तो निकल जाते हैं, ठीक है। इस बात में आप ये मत कहिए कि आप मेरा नहीं पढ़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ये कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है फिर, ठीक है। क्योंकि जो काम मैं नहीं कर रहा हूं आप उसके लिए मुझे ब्लेम करो कि इग्नोर कर रहे हो, तो मैं इग्नोर कर ही नहीं रहा हूं ना, ठीक है। तो मुझे गंदा लगता है फिर, ठीक है, कि आप बेबात मुझे ब्लेम करते हो, ठीक है। चलो, तो CO2 अणु है या यौगिक है? तो CO2 अणु भी है और CO2 यौगिक भी है। और यहीं अगर मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन अणु है या यौगिक है, तो हाइड्रोजन अणु तो है लेकिन यौगिक नहीं है। अब इनकी परिभाषा पे आते हैं। हम अणु उसे कहते थे जो परमाणुओं से मिलकर बनता है। किससे? परमाणु से मिलकर बनता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, आज के बाद अणु और यौगिक में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। परमाणु से मिलकर बनता है। तो क्या ये परमाणुओं से मिलकर बन रहा है? हाँ, परमाणु से मिलकर तो बन रहा है, कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु है, तो CO2 अणु है, ठीक। अणु की परिभाषा को पूरा कर रहा है, अणु के ऊपर खरा उतर रहा है, ठीक है। यौगिक क्या होता है? यौगिक का मतलब है जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। तो क्या यहां पर ये यौगिक की परिभाषा को पूरा कर रहा है? क्या यौगिक की परिभाषा को फॉलो कर रहा है? तो हां, बिल्कुल यौगिक की परिभाषा को पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है? यौगिक की परिभाषा को पूरा कर रहा है। इसमें एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु हैं, एक से अधिक प्रकार के परमाणु हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो CO2 अणु भी है और यौगिक भी है, CO2 अणु भी है और यौगिक भी है। आप इसे यौगिक का अणु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आप इसे यौगिक का अणु कह सकते हैं। मैं इसे हमेशा से यौगिक का अणु बोलते हुए आया हूं। क्या? यौगिक का अणु। क्या बोलते आया हूं? यौगिक का अणु बोलते हुए आया हूं, ठीक। आगे बातें हैं यहां पर। हाइड्रोजन ये अणु है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा परमाणु हैं। एक से ज्यादा परमाणु हैं तो यौगिक है, ठीक है। एक से ज्यादा परमाणु हैं तो यौगिक हैं। सुनीता, ऐसी बात नहीं है, मैं ऑनलाइन बहुत लंबे टाइम से पढ़ाता रहा हूं, लेकिन इस तरह के एक्स्ट्रा कमेंट्स नहीं आए मेरे सामने। इस तरह के एक्स्ट्रा कमेंट्स पहली बार आए मेरे सामने। पढ़ा तो मैं पिछले 5 साल से रहा हूं ऑनलाइन, बहुत लंबे, जब से ऑनलाइन का सिस्टम शुरू हुआ था 2020-21 से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से ऑनलाइन के सेटअप शुरू हुए। तो ऑनलाइन तो मैं बहुत लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस तरह से एक्स्ट्रा कमेंट्स तो पहली बार देख रहा हूं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, ठीक है। अदरवाइज नीट के बच्चे तो इतने सिंसियर होके पढ़ते हैं कि कभी कभी तो मुझे खुद उन्हें हंसाना पड़ता है, मुझे खुद उन्हें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट लेकर जाना पड़ता है कि बेटा थोड़ा सा हंस भी लिया करो, थोड़ा सा खुश भी हो लिया करो, इतने सिंसियर मत रहा करो, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस पहला है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को अच्छे से पढ़ाऊं, ठीक है। चलो, अणु है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा परमाणु हैं, लेकिन क्या ये यौगिक है? नहीं, यौगिक नहीं है। क्यों? क्योंकि परमाणु सारे एक जैसे हैं, यौगिक ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु हैं। इसमें क्या है? क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं,
ठीक है, उम्मीद है अब आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो ये जो H2 है इसे मैं क्या बोलता हूं? इसे मैं बोलता हूं तत्व का अणु। क्या बोलता हूं? तत्व का अणु। क्या बोलता हूं? तत्व का अणु। क्या बोलता हूं? तत्व का अणु। तो देखो CO2 क्या है? यौगिक का अणु। और H2 क्या है? तत्व का अणु। H2 क्या है? तत्व का अणु। ठीक है, चलो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपसे आपका ही क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे आपका ही क्वेश्चन पूछूं, बताओ अमोनिया क्या है? अमोनिया क्या है? अणु है या यौगिक है? बताओ, अमोनिया अणु है या यौगिक है? बताओ, अमोनिया अणु है या यौगिक है? अब तो उत्तर आपका आ जाएगा, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अगर अब भी क्लियर ना हो तो भाई फिर तो सोचना पड़ेगा। क्या है? अमोनिया अणु है या यौगिक है? अमोनिया अणु भी है और अमोनिया यौगिक भी है। अमोनिया अणु भी है और अमोनिया यौगिक भी है। ठीक, चलो फिर मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ, फिर मैं आपसे कहूं कि बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अणु है या यौगिक है? बताओ, ऑक्सीजन अणु है या यौगिक है? ऑक्सीजन अणु है या यौगिक है? कोई बात नहीं, जो भी लेट हो गए हैं, नाम तो मैं नहीं पढ़ पाया, अब समझ लो। ऑक्सीजन अणु है या यौगिक है? तो ऑक्सीजन अणु तो है, ऑक्सीजन अणु तो है लेकिन यौगिक नहीं है। ऑक्सीजन अणु तो है लेकिन यौगिक नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी बोल देता हूं। कुछ लोग कह रहे थे कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में अंतर नहीं पता चल रहा है। तो भाई अणु जो होता है इसे मॉलिक्यूल कहते हो, अंग्रेजी में क्या कहते हो? मॉलिक्यूल कहते हो। और यौगिक जो होता है इसे कंपाउंड कहते हो। क्या कहते हो? कंपाउंड कहते हो। ठीक है, तो NH3 मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। O2 मॉलिक्यूल तो है, O2 मॉलिक्यूल तो है लेकिन कंपाउंड नहीं है, लेकिन कंपाउंड नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आज के बाद कंफ्यूज मत होना। चलो खत्म करते हैं ये पॉइंट, ये टॉपिक। अब हमारा अगला कंसेप्ट है परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या है? परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं? AMU कहते हैं। क्या कहते हैं आप शॉर्ट में? AMU कहते हैं। ठीक है, अब परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? जैसे अब तक अगर मैं आपसे बात करूं, अब तक अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपसे कहा कि बताओ हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? आप कह देते थे 1 ग्राम। ठीक, मैंने आपसे कहा कि बताओ H2 का क्या होगा? तो आप कह देते थे 2 ग्राम। या मैंने आपसे कहा बताओ H2O का क्या होगा? आप कह देते थे 18 ग्राम। या मैंने आपसे कहा बताओ CO2 का क्या होगा? तो आप कह देते थे 44 ग्राम। क्या कह देते थे? 44 ग्राम। या मैंने आपसे कहा बताओ अमोनिया का क्या होगा? NH3 का क्या होगा? तो आप कह देते थे 17 ग्राम। क्या कह देते थे? 17 ग्राम। आप अभी तक इसे अभिषेक आर्य धन्यवाद, आप अभी तक इसे ग्राम में माप रहे थे। किस में माप रहे थे? ग्राम में माप रहे थे। लेकिन अब हमने क्या किया, इस ग्राम को हटाकर इसे एक स्टैंडर्ड मात्रक, एक विशेष मात्रक में मापना शुरू किया। और अब हम इस ग्राम को हटाकर किस में मापेंगे? इसे AMU में मापेंगे। किस में मापेंगे? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या? परमाणु द्रव्यमान इकाई।
डॉक्टर अंश यादव सर, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर PWR इंस्टीट्यूट में है, पर मुझे इस पैसे पढ़ाई करके पैसे। आप चिंता मत कीजिए, आपको सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा मैं, सभी जगह से अच्छा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आप भरोसा कर सकते हैं मेरे ऊपर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी क्लासेस चलेंगे, आपको खुद अपने आप में परिवर्तन महसूस होगा कि आप किस लेवल पर आगे बढ़ते चले जा रहे हो, ठीक है। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक मैं सब कुछ क्लियर कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो, अब हम किस में मापेंगे इसे? AMU में मापेंगे। किस में मापेंगे हम? AMU में मापेंगे, ग्राम में नहीं। अब किस में मापेंगे? AMU में मापेंगे, ठीक है। मुकेश जी धन्यवाद। ठीक, अब AMU होता क्या है? तो AMU की परिभाषा थोड़ी लंबी होती है, इसीलिए मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दी है, तो आप इस बात के लिए परेशान मत होइएगा डायरेक्ट क्यों लिख दिए, वो समझाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्या है? एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या? कार्बन परमाणु के 12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आपको लिखता हूं। ये एक AMU बराबर, कैसे लिखते हैं हम? लिखते हैं एक AMU बराबर, एक AMU बराबर 1/12 गुणा कार्बन 12 का परमाणु भार। क्या? 1/12 गुणा कार्बन परमाणु का, कार्बन 12 परमाणु का परमाणु भार। ये परिभाषा है, ये परिभाषा है, और ये एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है। केवल आपको परिभाषा देख लेनी है और इसका जो रिजल्ट है वो याद रखना है। तो 1 AMU बराबर 1/12 गुणा कार्बन 12 का परमाणु भार, कार्बन 12 का परमाणु भार। कार्बन 12 का परमाणु भार, ठीक। और जब हम इस 1 AMU का मान निकालकर लाते हैं तो इस 1 AMU का मान हमें मिलता है 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। कितना मिलता है? 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम, ठीक है। अभी से हो रहा है सर, सच में आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद, ठीक है। चलो, 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। जब हम एक्सपेरिमेंट से कार्बन 12 परमाणु के भार को हम निकाल कर लाते हैं तो 1 AMU का मान कितना? 1 AMU का मान हमें प्राप्त होता है 1.66। हालांकि आगे और भी डिजिट हैं, लेकिन 6 तक काम हो जाएगा, आगे तक जाने की जरूरत क्या है, ठीक है। 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। कितना? 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम, ठीक। तो ये 1 AMU का मान हो गया। अब इस 1 AMU के मान से हम हाइड्रोजन को, किसे? हाइड्रोजन को, जिसे हम अब तक 1 ग्राम कह रहे थे, AMU में कैसे प्रदर्शित करेंगे? AMU में भरोसा है 12वीं में पढ़ाई करके 423 नंबर, अरे वाह बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, इस हाइड्रोजन के परमाणु भार को जो ग्राम में लिखा हुआ था, अब AMU में कन्वर्ट कैसे करेंगे? AMU में कैसे हम इसे बदलेंगे? काजल चौहान जी अपना डाउट बता दीजिए, मैं देख पाऊंगा तो आंसर कर दूंगा आपको, मैं देख पाऊंगा तो आंसर कर दूंगा। हाइड्रोजन को कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखो, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन का भार, ठीक है। जो हाइड्रोजन का भार होता है 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। कितना होता है हाइड्रोजन का? 1.67 गुणा 10 की घात -24 बटे 1 AMU का मान। किसका? 1 AMU का मान बटे 1 AMU का मान। 1 AMU कितना है? 1.66 गुणा 10 की घात -24। हमने जब इसे कैंसिल किया तो हमें ये मान मिलता है 1.0078 AMU, और इस 78 को हम लिख देते हैं 8। क्या लिख देते हैं? 8। तो 1 AMU का मान हमें हाइड्रोजन में कितना मिल जाता है? 1.008
8 मिल जाता है। ये स्टैंडर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये स्टैंडर्ड है कि हाइड्रोजन का एएमयू में द्रव्यमान या भार कितना होता है, एएमयू में द्रव्यमान या भार कितना होता है। तो 1.008 होता है। क्या होता है? 1.008 होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसे लिख देता हूं अपनी भाषा में। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना? 1.008 AMU। क्या? 1.008 AMU। अब एक बात बताओ, हमारे साइंटिस्ट लोग कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। हमारी स्टडी को हमारी बिल्कुल क्रैक कर दोगे नीट को आप पहली बार में। ढंग से पढ़ते जाओ बिना फालतू डिस्ट्रैक्शन के। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारी स्टडी को आसान बनाते रहते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट्स को आसान बनाते रहते हैं। तो अब साइंटिस्ट ने ये देखा कि हमें एएमयू की बार बार जरूरत पड़ रही है। क्या पड़ रही है? एएमयू की बार बार जरूरत पड़ रही है, और एएमयू को बार बार लिखना थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है। क्या हो रहा है? एएमयू को बार बार लिखना थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हमने एएमयू को छोटा कर दिया। क्या कर दिया? एएमयू को छोटा कर दिया। इस एएमयू को छोटा करके हम केवल अब इसे क्या लिख देते हैं? यू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? केवल यू लिख देते हैं। तो कहीं पर अगर एएमयू लिखा हुआ है तो ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट स्टैंडर्ड है। लेकिन अब हमने क्या किया है? एएमयू की जगह पर छोटा इस्तेमाल कर लिया, सिंबल चिन्ह इस्तेमाल कर लिया एएमयू को दिखाने के लिए। क्या? यू। और यू को हम कह देते हैं यूनिफाइड मास। क्या कह देते हैं? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास अंग्रेजी में कहने में अच्छा लगता है, हिंदी में इसी को अगर आप कहते हैं तो आप कहते हैं एकीकृत द्रव्यमान। क्या कहते हैं? एकीकृत द्रव्यमान। तो आप यूनिफाइड मास कहिए, या हिंदी में आप इसे कह देते हैं एकीकृत द्रव्यमान। क्या कह देते हैं? एकीकृत द्रव्यमान। ठीक, बात वही है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास? लिखा हुआ है वर्तमान में एएमयू को यू से बदल दिया गया है, जिसे एकीकृत द्रव्यमान के रूप में जाना जाता है। तो कहीं पर यू लिखा हो या एएमयू लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। अब अगर मैंने आपके सामने लिख दिया, मैंने आपके सामने लिख दिया कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर 1.008 AMU या 1.008 U, तो इसका मतलब दोनों ही सही हैं। इसका मतलब दोनों ही सही हैं। चलिए, तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा AMU क्या होता है, हमारा AMU क्या होता है। अब बात आती है मोलर द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में? मोलर द्रव्यमान या मोलर मास। क्या? मोलर द्रव्यमान या मोलर मास। चलिए, मोलर द्रव्यमान से पहले मैं आपको थोड़ा सा, अभी हमने परमाणु भार देखा था, तो मैं आपको अणु भार और क्लियर कर देता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे अणु भार। पहले मैं अणु भार को क्लियर कर देता हूं। अणु भार क्या है? हम अणु भार के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। अणु भार कोई नई चीज नहीं है, केवल 1 मिनट मुझे इसके बारे में बोलना है, केवल 1 मिनट बोलना है। अणु भार क्या है? किसी भी अणु का भार ही उसका अणु भार है। अणु भार क्या है? किसी अणु का भार, अणु का भार क्या है? अणु भार कहलाता है, अणु भार कहलाता है। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार लिख चुके हैं, केवल शुरुआत करने के लिए मुझे इसकी एक लाइन लिखनी पड़ेगी। अणु भार कहलाता है, क्या कहलाता है? अणु भार कहलाता है। जैसे अभी अभी हमने लिखे थे बहुत सारे, ठीक है, कहाँ लिखे थे? ये लिखे थे, ठीक है। ये क्या है? अणु भार 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 है। क्लियर है?
अब मुझे ये लिखना क्यों पड़ रहा है, मुझे ये लिखना क्यों पड़ रहा है, कारण सुनिए। अणुभार जो होता है, अणुभार जो होता है, इसे हम इसे हम इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम में। अणुभार यानी इसे ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। किसमें प्रदर्शित किया जाता है? ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः आप क्या लिखते हैं? ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। यह है अणुभार। अणुभार क्या है? जिसे आप ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। एक एमयू का मान मैंने लिख दिया था, अर्चना पटेल जी, 1.66 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, चलो, किस में प्रदर्शित करते हैं? हम इसे ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। यह है हमारा अणुभार। अणुभार के बाद मुझे आपको बोलना है मोलर द्रव्यमान। क्या है? मोलर द्रव्यमान। बच्चों को अणुभार में और मोलर द्रव्यमान में, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, किसमें? मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में कंफ्यूजन रहता है। अणुभार क्या है? यह है मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? और अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मोलर मास। क्या बताने जा रहा हूं? मोलर मास। अंतर समझिएगा, अंतर समझिएगा मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में। प्रीति राठौर जी, क्या डाउट है आपका? लिख दीजिए। ठीक है। सुप्रिया सिंह जादौन, कितने तत्वों का अणुभार याद करना पड़ेगा? याद करना नहीं पड़ेगा, जो जो आपके सामने आए उन्हें याद करते जाओ। जो आपके सामने आए उन्हें याद करते जाओ, बात खत्म। लिमिट तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमारी केमिस्ट्री में, और लगभग सभी आपको याद होने चाहिए। क्योंकि जो बच्चे टॉप करेंगे, जो बच्चे रैंक लेकर आएंगे, कहीं ना कहीं वो भी तो याद ही कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो भी तो तैयारी कर रहे होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई की लिमिट मत बांधिए कि कितने करने पड़ेंगे, इतने कर लें तो काम चल जाएगा। काम नहीं चलाना है, दौड़ना है, रैंक लानी है, पहले नंबर पे आना है। ठीक है? काम चलाने के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि काम चल ही नहीं पाता है। ठीक है? एनसीईआरटी बुक्स में प्राउस्ट 1754। चलिए देख लेंगे क्या कह रहे हैं प्राउस्ट। ठीक है? मोलर द्रव्यमान के बारे में बात करने जा रहा हूं। किसके बारे में? मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास के बारे में बात करने जा रहा हूं। मॉलिक्यूलर मास मैंने बता दिया। यश, आप अपना ये मैसेज अथॉरिटी को भेज दीजिए, तो वो आपको बता पाएंगे कि डाउट ग्रुप में आप क्यों नहीं कर पा रहे हो मैसेज। ठीक है? मोलर मास क्या है? मोलर मास का मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिए, दुनिया के किसी भी पदार्थ के, दुनिया के किसी भी पदार्थ के 1 मोल का मास, 1 मोल का मास। क्लियर? दुनिया के किसी भी पदार्थ के, लिख सकते हैं हम, किसी भी पदार्थ के 1 मोल, क्या? 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान, मोलर मास या पदार्थ का मोलर मास। क्या? पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोहित कुमार जी, फरमाइशी क्लास थोड़ी चल रही है। क्यों भाई? फरमाइशी क्लास थोड़ी चल रही है कि हिंदी में भी पढ़ाओ और अंग्रेजी में भी पढ़ाओ, है? कमाल कर रहे हो यार तुम। हिंदी का बैच लिया है, हिंदी के स्टूडेंट हो, तो जितनी अंग्रेजी की जरूरत है उसमें उतनी तो मैं अपने आप ही बोल रहा हूं। अब तुम क्या चाहते हो कि ये जो मैंने परिभाषा हिंदी में लिखी से अंग्रेजी में भी लिखूं, है? अंग्रेजी में भी बोलूं? 3 महीने का सिलेबस 6 महीने में खत्म करूं? मैं सीरियसली कमेंट्स बंद करवा दूंगा तुम्हारे। किसी एक का भी कमेंट नहीं आ पाएगा मेरे पास। सिर्फ पढ़ाऊंगा मैं, और सोच लेना तुम क्या करोगे फिर। किसी भी पदार्थ के, किसका? 1 मोल का द्रव्यमान। किसका?
एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है? पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसका कहलाता है? पदार्थ का। किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। ध्यान देना, मोलर द्रव्यमान किसका होगा? ये पदार्थ का होगा। किसका होगा? ये होगा पदार्थ का। ये होगा पदार्थ का। किसका होगा? पदार्थ का। जबकि अगर मैं आपसे कहूं मॉलिक्यूलर मास, अणु भार किसका होगा? क्या ये पदार्थ का होगा? नहीं, ये पदार्थ का नहीं होगा। ये किसका होगा? ये होगा एक अणु का। ये किसका होगा? एक अणु का। एक अणु या एक मॉलिक्यूल का होगा। किसका होगा? एक अणु या एक मॉलिक्यूल का होगा। ठीक है, एक अणु या एक मॉलिक्यूल का होगा। और मैंने आपसे क्या कहा? इसे आप किस में प्रदर्शित करते हैं? ग्राम में। इसे किस में प्रदर्शित करते हैं? ग्राम में। और मोलर द्रव्यमान को किस में प्रदर्शित करोगे? मोलर द्रव्यमान को किस में प्रदर्शित करोगे? मोलर द्रव्यमान को किस में प्रदर्शित करोगे? मोलर द्रव्यमान को हम प्रदर्शित करते हैं ग्राम प्रति मोल में। किस में प्रदर्शित करते हैं? ग्राम प्रति मोल में। किस में? ग्राम प्रति मोल में प्रदर्शित किया जाता है। क्या होता है? ग्राम प्रति मोल में प्रदर्शित किया जाता है। किसमें? ग्राम प्रति मोल में प्रदर्शित किया जाता है। ग्राम प्रति मोल में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अगली बात सुनिए ध्यान से। अगली बात सुनिए ध्यान से। जैसे अब अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बहुत ध्यान से सुनना। जल का अणुभार, जल का अणुभार, अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर मास, व मोलर द्रव्यमान, बताइए। ये तुम्हारे लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक, तुम मुझे इसका आंसर बताओगे। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आपको जल का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास और जल का मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास बताना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज की क्लास का समय समाप्त होता है और उम्मीद है तुम लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे, क्लास को आप लोग एंजॉय कर रहे हो। और जितना एंजॉय तुम कर रहे हो क्लास को उतना ही मुझे करने दो। आलतू फालतू कमेंट्स मत करो ताकि हम अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अदरवाइज पढ़ाना तो मुझे है, पढ़ाऊंगा, जिम्मेदारी से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन जो डिस्टर्ब करेंगे उन्हें ब्लॉक करवा दिया जाएगा। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।